गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है हम लोग का। हम लोगों ने आज से शुरुआत की है। इसमें से पहले आप लोग टेस्ट दे चुके हैं, इसमें से 25 क्वेश्चन आप लोग दिए थे। इसके बाद जो है हम लोग इसको डिस्कस करके जान जाते हैं कौन से क्या क्या होना है आंसर। ठीक है, तो सब आपको हमारी आवाज़ जा रही है तो थम्स अप कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित की गई थी? तो 1975 में, 1975 में की गई थी। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो थी हमको लगता है कि कुछ जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि 8 मार्च को जो है 8 मार्च को महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है कि आपको पूछ दे। ठीक है, उसकी बात मैं एक चीज़ याद करूँ कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, इसके अंतर्गत ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस में एक बात और मैं जान जाऊं कि इसमें जो है अस्थाई सदस्य की अगर बात करूं तो ये अस्थाई सदस्य इसमें से 5 होते थे, और वो अस्थाई सदस्य की बात करूं तो अस्थाई सदस्य हमारे 10 होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमें जानना चाहिए था वो हम लोगों ने जान लिया। तो ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित की गई थी? 1975 में। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो ठीक है, ये ठीक है, तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसमें से हम लोग देखते हैं, पहला है हमारा लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल और चौथा है पंचायती राज व्यवस्था। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो व्यवस्था की गई थी पंचायती राज संस्थाएं द्वारा की गई थी। तो इसमें से थोड़ा सा हम पंचायती राज की बात हो रही है तो पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। तो पंचायती राज की बात करें तो ये सबसे पहली बात, जब ये 73वां संविधान संशोधन 73वां संशोधन जब हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1991-92 की बात है। इसी में से जो है पंचायत के बारे में दिया गया था। और आपको याद होगा कि बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गई थी, जिसमें से ग्राम लेवल पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जो है जिला परिषद की बात की गई थी। और 73वां संविधान संशोधन के तहत ही पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद 40 में पंचायत की बात कही गई थी। दूसरी बात है, अगर अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 11 में इसकी बात कही गई थी, और भाग की बात करें तो भाग 9 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। और इसमें से पंचायत के बारे में 29 विषयों पर जो है बात कही गई थी, 29 विषय को इसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा लोकसभा के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा क्या होते हैं? तो लोकसभा जो है ये हमारे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो हमारा 81 के अंतर्गत आता है, इसको जनता का सदन बोला जाता है, जनता का सदन बोला जाता है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है ये हमारा प्रत्यक्ष रूप से होती है, जनता इसमें भाग लेती है। दूसरी बात है कि लोकसभा क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, लोकसभा की ये अस्थायी होते हैं और इसको जो है कभी भी भंग किया जा सकता है। तो थोड़ा सा बात इतना ही रखेंगे। विधानसभा, और विधानसभा भी आप जान ही रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, जिसका जो है 14 नवंबर को जो है आपका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो इतनी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारणों में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, नहीं क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से गौर करना है। नहीं को पहले टिक कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं।
ठीक है। तो पहला कहता है कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, ठीक है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। तो सत्ता में साझेदारी के बारे में आप लोगों ने देखा था कि राष्ट्र में एकता और अखंडता के लिए जो है जरूरी चीज है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, तो राज्य में राजनीतिक व्यवस्था की बात की गई तो उसके भी स्थायित्व के लिए सारी बात कही गई थी। अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता में जोड़ने के लिए, अभी तक तो ये हमें सही लग रहा है। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। नहीं, ये हमारा क्या है, ये गलत है। ठीक है, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सत्ता में साझेदारी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ये जो हमारा कभी भी भंग किया जा सकता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की गठित सरकार की गई। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई थी। जी नहीं, ये भी गलत है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई थी। जी नहीं, ये भी गलत है। लेकिन अगर सही की बात करें, जो 3 गलत हो गया तो आप समझ रहे होंगे कि चौथा सही हो जाएगा। तो भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। भारत में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो ये आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े भी हैं, आप लोग जानते भी होंगे। इसमें जो है ये महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज में जो है 50% आरक्षण की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ लीजिए पहले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र में रंगभंग के विरोधी नहीं है? रंगभंग के क्या है, विरोधी नहीं है। तो नहीं है तो आप लोग बताइए क्या है? नहीं है, नहीं, तो इसको नहीं को टिक कर लीजिए। इसमें जो आप देख लीजिए, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टोफी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, जेड गुडी। इसमें से जो आपका सही आंसर है ये। और आप इसमें से महात्मा गांधी के बारे में जानते होंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने हरिजन शब्द का भी प्रयोग किया गया था। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? किस देश में विकसित की गई थी? तो बताइए किस देश में विकसित की गई थी? तो सबसे पहली बात नेपाल है, आपका भारत है, श्रीलंका है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ये भारत होगा। और भारत जानते हैं कि हमारा देश भारत है, भारत को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ नेपाल की बात हो रही है, श्रीलंका की बात हो रही है, बेल्जियम की बात हो रही है, तो नेपाल के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी आपको पता होगा। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा काठमांडू है। राजधानी की बात करें काठमांडू है। ये जो है हमारा बागमती, ठीक है, ये जो हमारा बागमती और विष्णुपति, बागमती और विष्णुपति जो है नदियों के संगम पर ये स्थित है नेपाल। और ये नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, ये बहुत शहरी क्षेत्र के लिए माना जाता है। श्रीलंका की राजधानी आप लोग जानते होंगे, पहले जो था ये कोलंबो था, लेकिन अब जो है ये हो गया है, इसकी राजधानी जयवर्धने टुडे हो गया है, जयवर्धने। ठीक है, जयवर्धने को बना दिया गया। अब रही बात, अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न हमारा क्या था, बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी की बात करें तो हमारा क्या है, ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स है। देख लिए, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी, कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग बोलिए, फिर हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। बढ़ जाए, ठीक है, ठीक। अब कहता है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बताइए, ये आप लोग पढ़े भी हैं कि बांग्लादेश का उदय क्या है, आप लोग के क्लास में हुआ गया था। पहला है 1961, 1971, 1975, 1980। ठीक है, तो आप बताइए आपके अनुसार क्या होना चाहिए? तो 1971 में जो है बांग्लादेश का उदय किया गया था। अब एक यहाँ आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा, 1975 की बात हो रही है। तो ये जो 1975 है, ये 1975 में जो है समय ही आप लोग को याद होगा कि सिक्किम एक नया राज्य बना था भारत का, जो कि हमारा क्या था, 22वां राज्य था।
कौन क्या था? 22वां राज था, जिसमें से जो है ये 16 मई की बात करें, 16 मई 1975 ईस्वी को जो है हमारे जो ये 22वां राज के रूप में घोषित किया गया था। पूरी तरह से जो 16 ये 26 को जो है ये 16 मई 1975 को जो हमारा गठन किया गया था। और ये याद रखिएगा, ये पूछा ही जाता है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हो गया था? 1975 में हुआ गया था। ये 22वां के राज्य के रूप में घोषित किया गया था। और एक चीज मैं ये बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1975, उसी के समय जो है ये 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? समझ गए कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय जो है 1971 में हुआ था। चलिए, मजा आ रहा है ना? ठीक है, इसी तरह मन से, शांति लगा के मन से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप लोग बस मेहनत करते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग को छोड़ना नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो है इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? एक सही लाभ क्या है? अब एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला कहता है वो स्थिरता एवं आंतरिक कलह में वृद्धि। क्या आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है? आप लोग पढ़े थे, अब जानते होंगे। मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, समुदाय के मध्यम टकराव में कमी। अब थोड़ा सा दो सेकेंड आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को क्या होना है इसमें। ठीक है, क्या लग रहा है आपको, कौन सा होगा? हाँ, बिल्कुल सही। आप लोगों ने क्या बोला? बहुत सारा बोल रहे हैं कि ये चौथा ऑप्शन सही है। समुदाय के मध्य टकराव में कमी होनी चाहिए। वाह, बहुत ही अच्छी बात। चलिए अगले क्वेश्चन के चले। ठीक है, देख लेते हैं। कहता है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बताइए, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कि किस पर रोक लगा दी गई है। क्या ये बेलोनिया होगा, क्या ब्रुसेल्स होगा, क्या मर्चटेम होगा, क्या मोनस होगा? क्या लग रहा है आप लोग को, क्या होना चाहिए? ओ चलिए, बहुत ही अच्छी बात, अच्छा मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बड़ी खुशी हो रही है। ये क्या होगा? मर्चटेम होगा। नहीं, बिल्कुल ही सही है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग करते रहें, जो भी हो। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अब आप लोग 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप लोग को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंत में ही जो है सारा मेहनत हमारे रंग लाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते रहेंगे। आप लोग लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे, आप लोग के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से वही आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए, तब मैं पढ़ लूंगा। कहता है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? क्या कहता है? एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो पहला है महात्मा गांधी। क्या महात्मा गांधी होगा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर होंगे? क्या सुभाष चंद्र बोस होंगे? या फिर जगजीवन राम होंगे? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सभी का सवाल जवाब आ रहा है। ओह, तो क्या होंगे? हमारे जगजीवन राम होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ ऐसे चीज होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, जो आपको याद करना होता है। ठीक है, इस सबको ध्यान में रखिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते ही रहे हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जिसको बोलते हैं, वो संविधान के आत्मा, संविधान के फादर कहे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, आपको याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सारी बातों को चर्चा की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, इनमें से वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? क्या पटना है, क्या दिल्ली है, क्या मुंबई है, क्या चेन्नई है? आप लोगों को क्या लगता है, बताएंगे जरा सा? मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। नहीं, दिल्ली नहीं होगा, नहीं है। ये क्या है? हमारी मुंबई है, क्योंकि वित्तीय जो राजधानी का मतलब होता है जहाँ पर बड़े बड़े स्टॉक मार्केट सब लगाए जाते हैं, जो महंगा शहर होते हैं। आप लोग को पता होगा ना कि सबसे महंगा शहर कौन होता है? मुंबई है। तो मुंबई है, दिल्ली हमारी राजधानी है। आप लोग को पता होगा कि दिल्ली से पहले जो हमारा कोलकाता राजधानी था, कोलकाता के बाद जो है दिल्ली को लाया गया। ये पटना जान ही रहे हैं आप लोग इस तरह से, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा राजधानी हमारा। वित्तीय राजधानी की बात करें तो वित्तीय राजधानी हमारा मुंबई है। ठीक है, चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा हम लोग गैप लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप लोग क्या कह रहा है इसमें से, तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? सही है। तो पहला ऑप्शन है बहुसंख्यक सिंगल भाषी हितों की अनदेखी का प्रयास करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास। तीसरा ऑप्शन कहता है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सीली भाषी बलसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखना। चौथा कहता है संघीय शासन पद्धति अपनाकर सभी देशों के हित का ध्यान रखना। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा इसमें से? चलिए, बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा ऑप्शन होगा। क्या होगा कि श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषाओं का वर्चस्व कायम रखना। मजा आ रहा है ना? ठीक है, इसी तरह अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होती है, धीरे धीरे आप लोग को मदद अच्छे लगने लगेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप कुछ चलोगे तभी हम चल पाएंगे आपके साथ। अब आइए अगला क्वेश्चन। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार, जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है? किस देश के नागरिक को दिया गया है? तो बताइए किसको दिया गया है? क्या वो भारत होगा? क्या वो श्रीलंका होगा? क्या वो बेल्जियम होगा? क्या चिली होगा? बताइए इसमें से कौन है? चलिए, सभी लोग का बेल्जियम आ रहा है, बेल्जियम आ रहा है। नहीं तो ये सही बात है, बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, बेल्जियम। लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए। आपका जोश, आपका जुनून ही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेजोरिटिज्म का उदाहरण है? कौन सा मेजोरिटिज्म का उदाहरण है? ठीक है, तो ये क्या है हमारा? श्रीलंका। नहीं, मेजोरिटिज्म का कौन सा उदाहरण है? ये श्रीलंका है। नहीं, आगे चलते हैं। सत्ता साझेदारी, जिसको हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं, का सिद्धांत किस विचार के प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है? क्या वो लोकतांत्रिक शासन होगा? क्या वो विभाजित राजनीतिक शासन होगा? या फिर एकल सत्ता का निवेश होगा? या फिर सामाजिक समानता होगा? बताइए आप लोग क्या होगा? चलिए अच्छे से रहिए, शांत से रहिए। क्या हो रहा है आप लोग के हिसाब से? क्या आना चाहिए? तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? एकल सत्ता का निवेश होगा। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। सत्ता साझेदारी का सिद्धांत किस विचार के प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है? तो एकल सत्ता का निवेश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्षैतिज सत्ता विभाजन, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का उदाहरण क्या है? क्या वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच है? क्या वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच है? या विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच है? या फिर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच है? एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ठीक है, देखिए तो पहले ये जान जाइए कि क्षैतिज सत्ता विभाजन क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है। हॉरिजॉन्टल पावर ये होता है कि आप लोग को पता होगा कि एक संघ की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका होती है। ठीक है, तो ये जो हमें संघ की कार्यपालिका जो हम लोग को आप लोग देखे होंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल की बात होता है, हॉरिजॉन्टल के इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, इसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग आते हैं, जिसमें से हमारा क्या 3 अंग में से हमारा विधायिका होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे कार्यपालिका होते हैं और हमारा न्यायपालिका होते हैं। तो ये इसलिए दिया गया है कि इस अंगों को इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी शक्ति का गलत, अपने शक्ति का वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा गलत प्रयोग ना करे, सबको एक समान रखने का बात कही गई है। ठीक है, उसकी शक्तियों को, पावर को जो है कम करने के लिए और शक्तियों को संतुलन बनाए के रखने के लिए जो हमारे देश में, हमारे
हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है। आप लोग को पता होगा, यहाँ पर एक कार्यपालिका की बात होगा, आप लोग को पता है, हम लोग बताए हैं ना आप लोग को कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, और कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और न्यायपालिका तो जान ही रहे हैं कि एकदम स्वतंत्र होता है, ये किसी के बंदिश में नहीं होता है। ठीक है, इस बातों को हम लोग लेके चलते हैं। तो समझ गए क्षेत्रीय सत्ता विभाजन क्या है। ठीक है, इसका ये होता है कि जो शक्तियां दी गई है, इसको शक्तियों को, विशेष शक्तियों को रोकना है और संतुलन बना के रखना है। ठीक है, चलती है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, केंद्र सरकार। देखिएगा यहाँ अच्छे से टाइप नहीं हुआ, यहाँ पर केंद्र लिखा हुआ है। केंद्र सरकार को वैध लेजिटिमेट जिसको बोला जाता है कहा जाता है जब, वैध न कहने का मतलब केंद्र सरकार को वैध कब माना जाएगा। ठीक है, कब माना जाएगा, तो आप देखिए कहता है सरकार सर्वशक्तिमान हो। आप ही बताइए क्या सही लग रहा है, सरकार क्या हो, सर्वशक्तिमान। अगर सरकार को पूरी तरह से शक्ति दे दिया जाए तो क्या वो गलत चीज नहीं है। दूसरा कहता है नागरिकों के द्वारा भागीदारी से उन्हें शासन प्रणाली का हिस्सा बनाना संभव हो, एक ही दल दशकों तक शासन करे, सेना प्रशासन का नियंत्रित करे। तो देखिए पहली ऑप्शन दे रहे सरकार सर्वशक्ति का मान हो, ये तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार को पूरी तरह से शक्ति दे देगा तो फिर हमारे लोकतंत्र का हनन होना लगेगा। दूसरी बात, एक ही दल के दशकों का शासन करे, क्या ये गलत, सही बात है, एक ही दल का शासन होना चाहिए, नहीं ना। ठीक है, सेना प्रशासन को नियंत्रण किया जाए, सेना प्रशासन को नियंत्रित करे। अगर सेना प्रशासन को नियंत्रित का एक सीमा होता है कोई भी चीज का, तो एक प्रकार से ये भी नहीं होगा। तो आपका सटीक आंसर क्या लग रहा है कि नागरिकों के द्वारा भागीदारी से उन्हें शासन प्रणाली का हिस्सा बनना संभव है, हो नहीं, जो कि जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके अच्छे व्यक्ति का चुनाव कर सके, चाहे वो लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो। ठीक है, तो वो वहाँ पर होता है कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र क्या कहता है कि जनतंत्र, जनता के द्वारा जो शासन किया जाता है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। तो ये हमारे अच्छी बात है कि हमारे लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, और इतना गर्व की बात है। ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बांध के रखा, गुलाम बना के रखा, बट हम लोग आज़ाद हो गए। चलिए ठीक है, ये सब सारी बातें तो बात की बात है, क्योंकि हम लोग को इतना थोड़ा निकलते हैं तेजी से। कहता है कि किसी समाज में विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की संभावना को कम करने में सत्ता की साझेदारी का कौन सा कारण सहायक है। क्या कहा कि समाज में जो विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव हो रहा है, टकराव जो है उसकी संभावनाओं को कम करने में सत्ता की साझेदारी का कौन सा कारण सहायक होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा कारण सहायक होगा। ठीक है, क्या वो नैतिक कारण है जिसको मोरल रीजन कहते हैं, क्या वो व्यवहारिक कारण है जिसको प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं, क्या राजनीतिक कारण है, पॉलिटिकल रीजन है, या आर्थिक कारण है। तो देखिए जहाँ तक आर्थिक कारण की बात हुआ तो ये टकराव की संभावना की बात आर्थिक कारण हो नहीं सकता, राजनीतिक कारण तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नैतिक कारण मोरल रीजन भी नहीं है, तो बच गया क्या, हमारा व्यवहारिक कारण। तो ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा व्यवहारिक कारण का रीजन है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सत्ता में साझेदारी का निरोधक नहीं है। याद रखिएगा, नहीं शब्द को बार बार अच्छे से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आप हाँ सोचिएगा और नहीं की ओर हमारा ध्यान भटक जाए। तो नहीं में थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहता है निर्णय लेने में विलंब। क्या आप लोगों ने जाना कि सत्ता की साझेदारी का जो निरोधक होता है जिसको हिंड्रेंस कहते हैं, तो क्या उसमें से ये निर्णय में लेने में विलंब है? बिल्कुल है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल है। दूसरी बात, सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्या कहता है, अलग अलग समुदाय के हितों का संतुलन करना, बिल्कुल सही बात है। तो विभिन्न स्तरों पर शक्ति का मिल जाना, ये जो है बिल्कुल गलत है, जो कि सत्ता की साझेदारी का निरोधक जो है ये नहीं है कि विभिन्न स्तरों पर शक्ति का मिल जाना, ये नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस देश में भाषाई विभाजन को देखते हुए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पढ़िए, बताइए जरा सा कौन सा आंसर होगा इसका। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? अच्छा देख लीजिए, ये क्या होगा, हमारा बेल्जियम होगा। शायद ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा।
ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम तेजी से जा रहे हैं, अगर ऐसा लगेगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है, कमेंट से बताएंगे आप लोग, हम उसको देखेंगे। देख लिए। चलिए, क्या कहता है कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव होता है। लोकतंत्र में जो सोशल डिवीजन होता है उसका क्या प्रभाव होने जा रहा है। पहला है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आपको क्या लगता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता? एकदम पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है। कहता है नागरिकों को शांतिपूर्ण रूप से अपनी शिकायतों को शासन के सामने रखने की अनुमति है। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या कहता है। सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए घातक जरूर है। कहता है लोकतंत्र सामाजिकता विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का हल नहीं कर सकता है। ये भी गलत है हमारा। सामाजिक विभाजन लोकतंत्र के लिए घातक है जरूर है, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, तो नागरिकों को शांतिपूर्ण से, हम लोग क्या है, लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में हम लोग को संविधान में बनाया गया है, सारी चीजों को अधिकार दिया गया कि नागरिकों को शांतिपूर्ण रूप से अपनी शिकायतों का शासन करने का सामना रखने की अनुमति प्राप्त की गई है। ठीक है, चलिए चलिए इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन चलता रहेगा। और ये जो हम लोग का सेशन चल रहा है, हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट है, हम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए किया गया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग जो अच्छे से अच्छे मेहनत करें और आगे बढ़े, ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग भी अच्छा नंबर ला के पास करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। चलिए, याद होगा आप लोग को, मौलिक अधिकार की हम लोग बात किए थे। ये सारा जो अनुच्छेद दिया गया ये मौलिक अधिकार से दिया गया। बताइए तो कौन सा होना है। क्या कहता है, धर्म के आधार पर। याद होगा आप लोग को बताए होंगे कि धर्म, जाति, ये सब का जो है क्या कहते हैं, शोषण के लिए किस कौन सा अनुच्छेद की बात कही गई है, अनुच्छेद 14 में बात कही गई। अच्छा, बता सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया था और कौन सा भाग में है। हाँ, तो देखिए, तो ये सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और ये जो हमारा भाग 3 में बताया गया है, जिसमें से आप लोग को पता होगा कौन सा, कितना से कितना अनुच्छेद, जो कि हम लोग अनुच्छेद ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात कही गई थी। चलिए और बताइए, अमेरिका के संविधान से लिया गया और भाग 3 में इसमें से अनुच्छेद हमारा 11 गया था। आप लोग को याद होगा, भाग 1 में 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11 और उसके बाद जो है हमारा 12 से 35। इसमें से कितना अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारा 12 से 35 जो है हम लोग किसमें पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार में पढ़ते हैं। और मौलिक अधिकार की ये बात है, आप लोग को याद होगा कि मौलिक अधिकार को ही मेगना कार्टा कहा जाता है। मेगना कार्टा कहा जाता है। आप लोग को बताए थे ना, जब क्लास में हम लोग क्लास कर रहे थे तो वहां पर देखे थे कि मैग्ना कार्टा बताया गया है। अब अनुच्छेद 15 में है क्या कि धर्म जाति के आधार पर ये सारी बातें कही गई थी। ठीक है, अब अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। तो याद करो, तो इसमें क्या कहा गया था, विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। विधि के समक्ष समानता, याद है ना कि हम लोग पढ़े थे। अब अनुच्छेद 18 है और अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 18 में किसकी बात कही गई थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई थी। किसका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। आप मौलिक अधिकार में सारे आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में क्या है हमारा, उपाधि सॉरी हमने, होता है, गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अनुच्छेद 18 में जो है, अनुच्छेद 18 में हम लोग पढ़े हैं उपाधियों का अंत। क्या, उपाधियों का अंत, सॉरी। और इसमें जो हमें दिया गया है, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि क्या हम लोगों ने देखा कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप लोग को याद होगा अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F तक हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। तो समझ में आ गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म के आधार पर, धर्म, जाति और उस पर बात कही गई थे। तो अनुच्छेद 15 में जो ये सारी बातों को रखा गया था। ठीक है, अगला चलते हैं।
सामाजिक विभाजन और राजनीतिक पहचान के संबंध में सही कथन चुनिए। क्या कहा कि सामाजिक विभाजन और राजनीतिक पहचान में संबंध में उसका जो है चुनिए। तो चुनिए, क्या चुनना है? कहता है कि सामाजिक विभेद केवल विकसित देशों में होते हैं, लोकतंत्र में व्यक्ति की केवल एक ही पहचान होती है। क्या ये सही है? क्या एक ही पहचान होती है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं। तो देखिए, सामाजिक विभेद केवल विकसित देशों में होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, लोकतंत्र में व्यक्ति की केवल एक ही पहचान होता है। क्या हमारी एक ही पहचान होता है? नहीं, आप लोग पढ़े हैं, गलत बात। कहता है सामाजिक विभेद हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक है, ये भी गलत बात है। जरूरी नहीं कि हमेशा लोकतंत्र के लिए घातक ही हो जाए। और तीसरी बात कहता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल क्या है? सही बात है। नहीं तो देख लिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। कहता है अंत भला तो सब भला। ठीक है, आप लोगों को भूख भी लग गई होगी, बस ये क्वेश्चन और है, देख लीजिए थोड़ा सा, फिर चलना भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता साझेदारी के समर्थन में नहीं है? याद रखिएगा, फिर से नहीं शब्द, जब भी नहीं की बात हो, आपको क्वेश्चन मिले तो उसको पहले टिक आउट कर लीजिए। नहीं की बात कही गई है, नहीं को आपको ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए, यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की संभावना को कम करता है। क्या यह लोगों को शासन प्रक्रिया में भागीदारी देता है? यह निर्णय प्रक्रिया को अधिक सरल और व्यक्तिगत बनाता है? या फिर चौथा ऑप्शन आपका है, यह राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व करती है। तो देखिए आप लोग, क्या बात हो गई है? सत्ता की साझेदारी नहीं, तो इससे जो हो गया। अब आइए बताइए इसमें से कौन सा आंसर होना है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग इससे अच्छी करें। धीरे धीरे जो मैं इस पर और भी काम करूँगा, उसके बाद मैं इस क्लास को आगे भी बढ़ाऊँगा। इसी तरह आप लोग देते रहें। चैप्टर बाय चैप्टर भी मैं चैप्टर बाय चैप्टर पहला चैप्टर लिया हूँ, फिर दूसरा लूँगा, तीसरा लूँगा, चौथा लूँगा, पाँचवा लूँगा। इस तरह से लेने के बाद जो है हम लोग जो है फिर एक ऐसा सेशन रखेंगे जिसमें से 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा, जिसमें से सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए।